हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस 11th की केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यू वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन, उसके साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि 11th क्लास की केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री से बहुत अलग है और चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं, इस पूरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। प्रीवियस 2 वीडियोज़ मैंने मोल कॉन्सेप्ट बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। मोल कॉन्सेप्ट की पूरी जितने भी अंदर तक मैं जा सकता था वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं उन दोनों वीडियोस में। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है उससे रिलेटेड। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं सॉल्व किए तो ज़रूर देखिए और फिर से सॉल्व करने पे लग जाइए। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ रिस्क लिए तो फंस जाओगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। उसके साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला ये समझाने वाला हूँ। उसके बाद इसके भी न्यूमेरिकल में सॉल्व, 1-2 न्यूमेरिकल में लेके आया हूँ जिसको सॉल्व करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें क्या क्या पढ़ना है इस सीरीज़ में, इस वीडियो में, वो देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, वो सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उससे रिलेटेड आपको क्या करना है कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास है या कोई अदर सोर्स से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा, क्वेश्चन करने का तरीका भी बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, मैन वोमेन सबको परफेक्ट बनाता है। ठीक है, ये नहीं है कि केवल मैन को परफेक्ट बनाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लेने वाले हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ये मास परसेंटेज नहीं है, इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। ये गलती हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको ये मास परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन है। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में 2 चीज़ें, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो एलिमेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है बाई परसेंटेज, वही निकालना क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। उसी को निकाल लीजिए, वो परसेंटेज कंपोजिशन बता देगा। ठीक है, इससे नेम से ही तो पता चल रहा है परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का जिसका कंपोजिशन निकालना है उसका मास ले लीजिए। ठीक है, 1 मोल में, और टू द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का मास अपॉन क्या, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड का मोलर मास, और मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में ना? ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए H2O है। ठीक है, H2O है, तो H2O में 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना मास होगा यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम, तो एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी इसका 16 ग्राम होगा। ठीक है, अब इस वाटर का जो मोलर मास कितना होता है भाई, वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे? इसका जो एटॉमिक मासेस हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो एटॉमिक मास इसका 2 है और इसका 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन का, तो दोनों मिला के कितने हुए, 18। ठीक है, अब मुझे अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन, तो मैं क्या करूँगा, मास ऑफ एलिमेंट कितना है, 2। ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड का मोलर मास कितना है, 18। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 2 से ये 9 टाइम्स में, और 9 से ये कटेगा कितने बार में, 9 से 11.11। ठीक है, इतने बार में कट जाएगा। और फिर उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/18 मल्टीप्लाई बाई 100।
ठीक है। 16 से 18 को यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11.11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आ जाएगा 88.88, ठीक है। ये परसेंट में आएगा, किस में आएगा, परसेंट में आएंगे दोनों, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कंपोजिशन 88.88% और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 11.11%। समझ में आया, क्लियर हुई, परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया ना पूरा अच्छे से, आगे बढ़े। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअल जो फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, जो एक्चुअल फार्मूला होता है उसको कहते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। यानी एक्चुअल में कितने एटम्स इस पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एक्चुअल कैलकुलेशन करके जब एक फार्मूला बनाया जाता है तो वो हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसी मॉलिकुलर फार्मूला को क्या करें, इसी मॉलिकुलर फार्मूला में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको एक्चुअल उनके नंबर्स में ना लिख के उनके सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे ये कार्बन यहाँ पे 6 है, तो हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, ठीक है, यानी अगर मैं इसको ऐसे ही रिलेट करूं तो 6 कार्बन 6 12 6 इस रेशियो में प्रेजेंट है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:2:1, ये होगा। अगर इन एलिमेंट्स को इस सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया जाए, ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनता है, सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2O। जो सिंपलेस्ट रेशियो में जो फॉर्मूला बनेगा उसी फॉर्मूला को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको उनके सिंपलेस्ट रेशियो में जब लिख दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। और अगर उनको एक्चुअल नंबर्स में लिखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला देख लीजिए कि एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है वेरियस अलग अलग एटम्स का, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करता है कौन, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है, तो वो H2O नहीं, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा ही है, ठीक है। H2O नहीं लेते हैं, कोई बड़ा कंपाउंड लेते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, अभी एक बताया C6H12O6 वाला, ठीक है। उसी तरह और भी कई सारे फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड लेते हैं, कोई कंपाउंड याद करो, C6H12O6 वाला तो बताया ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो ये CH2O हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह हम कोई कंपाउंड ले लें जिसमें C6, ठीक है, H6 लिखा है, तो C6H6 ये किसका होता है फॉर्मूला, बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन का होता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। समझ में आ रही बात, CH हो जाएगा। इस तरह से जो फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में जब इनको फिल कर दिया, बदल दिया जाए, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल रेशियो में अगर लिखा हुआ है तो ये कहलाता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। और यहीं पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस मॉलिकुलर फॉर्मूला का जब आप मास निकालोगे तो इसको कहते हैं मॉलिकुलर मास, ठीक है। क्या कहते हैं, मॉलिकुलर मास कहा जाता है। और अगर इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का आप मास निकालते हैं तो इसको एक और नाम दिया जाता है जो आप चैप्टर में स्टार्टिंग में ही है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। तो फॉर्मूला मास और
मॉलिकुलर मास में डिफरेंस इतना ही होता है, फॉर्मूला मास किसका होता है, ये सिंपलेस्ट का होता है, उसमें रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा कि कितने रेशियो में प्रेजेंट है वो, ठीक है, वहाँ पे इसको फॉर्मूला मास से रिलेट करते हैं। वाइल अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाला जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिकुलर मास कहलाएगा। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है, तो मॉलिकुलर मास क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को समझते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कैसे हम किसी भी अगर कोई किसी कंपाउंड का, देखो परसेंटेज कंपोजिशन मैंने इसीलिए समझाया है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो परसेंटेज में आएंगे। परसेंटेज से आपको मॉलिकुलर आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाना है, मॉलिकुलर फार्मूला कैसे बनाना है, वो यहाँ समझेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। क्या दिया हुआ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 24.27% ऑफ कार्बन, 71.65% ऑफ क्लोरीन एंड इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। What are its empirical and molecular formula? इसका empirical और molecular formula क्या होगा? उस मॉलिक्यूल का मोलर मास दिया है, यानी 1 मोल का मास दिया है, ठीक है, तो उसका एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो तो आपको पहले स्टेप में क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि लेट द कंपाउंड, ठीक है, जो कंपाउंड है वो कितने ग्राम का है, हमने लिया है, कितना ग्राम लिया है, 100 ग्राम लिया है, ठीक है। 100 ग्राम लेंगे तो सूटेबल आपको पड़ेगा कि 100 ग्राम में 4.07% हाइड्रोजन है, यानी 100% था तो 100% में 100% का 100 ग्राम, ठीक है, तो 100% में इतना परसेंट हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 4.07 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब 100% में कार्बन कितना है, तो 24.27%, यानी कार्बन का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का मास हो जाएगा 24.27 ग्राम। समझ में आ रही बात। और उसी 100 ग्राम में क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 71.65 ग्राम, तो यानी 71.65%, तो ये इसका कितना मास हो जाएगा, 71.65 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हर एक जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास से। गिवन मास कितना है, 4.07, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास, यानी मोलर मास कितना है इसका, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई 4.07, ठीक है। उसके बाद कार्बन का मोलर मास कितना है, सॉरी मास कितना है, 24.27 ग्राम, ठीक है, 24.27 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, 12 होता है, 12 ग्राम, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का यहाँ पे 71.65 ग्राम दिया है, ठीक है, और उसका एक्चुअल जो मोलर मास होता है वो 35.5 होता है, तो 35 टू 70 और 0.5 से ये कट गया, यानी 2 टाइम्स में ये भी अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। यानी हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का जो रेशियो है, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो जो भी एलिमेंट्स आए हैं उन तीनों का रेशियो, ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इन तीनों का जो रेशियो है वो 4 रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो लिखना है, तो 4:2 आ गया, ठीक है। अब इसमें जो सबसे क्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर इन रेशियो में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो उससे पूरे रेशियो को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल में जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ये, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 2:1 आ गया, ठीक है। यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 प्रेजेंट है, कार्बन का रेशियो कितना है, 1, और क्लोरीन का रेशियो क्या है, 1 है। ये सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, किसका, सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा इस कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड यहाँ पे था, ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, तो इस सिंपलेस्ट रेशियो में हम इनको लिख लें अगर, तो वही क्या हो जाएगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास इस सिंपलेस्ट रेशियो से निकल गया। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं तो उसमें कार्बन पहले, फिर हाइड्रोजन, तब क्लोरीन लिखा जाएगा। तो कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और क्लोरीन का 1 है, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बन जाएगा वो CH2Cl बन जाएगा,
ठीक है। अब इस CH2Cl से हम क्या कर लें, इसका मास निकाल लें, ठीक है। यानी इस पूरे ये फॉर्मूला है ना, तो इसका फॉर्मूला मास निकलेगा, तो इसका मास निकाल लिया जाए। तो इसके 1 मोल का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, ऐड करो 12, ठीक है। देखो ये थर्ड स्टेप था, देखो दूसरे स्टेप में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। तीसरे स्टेप में सिंपल जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे पूरे रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रेशियो आए उससे आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला बन गया तो यही इंपेरिकल फॉर्मूला है। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, तो फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फोर्थ स्टेप में आपको करना है ये काम कि उसका एक मोल का जो फॉर्मूला मास बना है, ठीक है, जो एक्चुअल अभी ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं बना है, एक्चुअल मॉलिकुलर मास नहीं, मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का आप मास निकाल लीजिए। तो मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल का, ठीक है। ये 1 ही मोल है ना, तो इसका 1 मोल का मास कितना आ जाएगा, कार्बन 12, कार्बन का 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 2 14, और 14 को यानी 49.5 आ जाएगा। ये ग्राम में आ गया। ये क्या आया, फॉर्मूला मास, ठीक है। ये क्या आया, फॉर्मूला मास। इस फॉर्मूला यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया तो हमें तो पूरे कंपाउंड का मोलर मास दिया था, कितना दिया था, 98.96 दिया था कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करना है, आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला, जब भी हम यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारा निकल गया है। अब हमें क्या करना है, देखो 2 चीज़ें पूछी थी, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, तो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे निकाल दिए, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल गया। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइड में है, यहाँ ऐड कर देता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया, तो मॉलिकुलर फार्मूला के लिए क्या करना है, मॉलिकुलर फार्मूला के लिए हम करेंगे, ठीक है, कि निकाल लेंगे कि एक्चुअल में उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि मॉलिकुलर फार्मूला निकले, ठीक है। तो मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमारे पास मोलर मास दिया हुआ है, यानी मॉलिक्यूल का टोटल मास दिया हुआ है। मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, 98.96 ग्राम दिया है, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दिया है आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दिया है आपको, कितना दिया है, अभी निकाला है 49.5 ग्राम, ये आया था, ठीक है, आ गया था। तो यहाँ से हम निकाल लें n की वैल्यू। n क्या है, वो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करके, सिंपलेस्ट रेशियो में मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो नंबर इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू होता है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, मास। तो मोलर मास कितना है 98.96, ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 49.5। इससे ये कितनी बार में कटेगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बना था वो था CH2Cl, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट रेशियो में था। अब इसी सिंपलेस्ट रेशियो में अगर n का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्चुअल क्या आ जाएगा, मोलर मास यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो CH, इसमें n का मल्टीप्लाई यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो CH2Cl, और इसमें नंबर 2 का मल्टीप्लाई जो होगा तो आ जाएगा C2H4 और Cl2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होगा उस पूरे कंपाउंड का, समझ में आया। ये है क्या, मॉलिकुलर फॉर्मूला। और ये क्या था, ये सिंपलेस्ट रेशियो में क्या था, ये था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझ में आई। ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर हुई बात। तो ये चीज़ थी इनसे रिलेटेड, समझ में आया, क्लियर हुई बातें। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, हर इसके स्टेप को, अब देखो 4th स्टेप के बाद ये जो 5वां स्टेप है, 5वें स्टेप में क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, फिर उसी n की वैल्यू से इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एटम्स में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल जो फॉर्मूला बनेगा वही क्या हो जाता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाता है, समझ में आया, क्लियर हुई बातें, ठीक है। तो ये चीज़ थी इनसे रिलेटेड। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें पढ़ना है, फिर अदर जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको वही करना है कि पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मैं अब कंसिस्टेंट रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।